क्या होती है भाई हेप्टासिटी? तो देखिए हेप्टासिटी उन मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मॉलिक्यूल अपना डायरेक्ट लोन पेयर नहीं देते। जैसे कल आपने पूछा कि साहब C2H4 में हेप्टासिटी 2 कैसे आती है, तो हमने बताया था कि भाई जनरली रिंग साइज जितना बड़ा होता है तो कोई रिंग अगर हेप्टासिटी में इन्वॉल्व है तो उसकी पूरी रिंग साइज उसमें आ जाता है ना। तो एक्चुअली में हेप्टासिटी जो है उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए जहाँ पर डायरेक्ट लोन पेयर नहीं दिया तो मीटा वही क्या लगाते हैं जो लोन पेयर नहीं देते, वो पूरे अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करते हैं। लिख लीजिएगा some molecules do not have lone pair for donation. Some molecules do not have lone pair for donation, but they can act as a ligand. Because they have pi electron cloud for donation. ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन से the total number of atoms involved in electron cloud donation. The total number of electrons involved in electron cloud donation is known as heptacity. For example, अगर अपन CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन को अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं लिगेंड, कैसे लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पूरा का पूरा लिगेंड की तरह काम करने के लिए इसको हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो हेप्टासिटी है वो कितनी है? एक को ऊपर वाले से देगा, एक को नीचे वाले से देगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक वो होता है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, ऊपर देगा नीचे देगा, ये सब कुछ देगा। फिर नीटा टू तो लिखा, नीटा टू का मतलब दो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व है। अब इसे बेंजीन है, अब बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके लिए नीटा कितनी आएगी? साइक्लोपेंटाइल डाइइनाइल है, साइक्लोपेंटाइल डाइइनाइल, ठीक है। तो ये जो है इसकी नीटा कितनी है, लेकिन इसकी नीटा 1 भी हो सकती है, यानी नीटा 1 तो लिखी हो जाती है, इसकी नीटा 1 भी हो सकती है। हाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, समझो बात, तो नीटा 5 आएगी। और अगर ये केवल अगर ये पाई की तरह एक्ट करेगा, जो अगर लो अगर ये पाई डोनर होगा, हाँ तो नीटा 5 आएगा। अगर ये सिग्मा डोनर हो जाएगा तो नीटा तो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नीटा 1 नहीं लिखा जाता। तो अगर ये आएगा पाई डोनर होगा, पूरा क्लाउड डोमिनेट करेगा तो नीटा 5 आएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है तो ये नीटा 1 आएगा, और नीटा 1 लिखते नहीं। तो कल आपके जो स्टेटमेंट में पाई और सिग्मा आ रहा है, इसमें कहीं नीटा आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, तो उसका ये लॉजिक है।
necessary that heptacity is equal to the number of atoms having electron club. और ये नॉन क्लासिकल लिगेंड में काउंट होते हैं, हेप्टासिटी वाले नॉन क्लासिकल लिगेंड में काउंट होते समझ में आया कि नहीं? और अगर हेप्टासिटी इज इक्वल टू 1 एमएम तो ये सिग्मा डोनर होता है, और अगर हेप्टासिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो पाई डोनर होता है। तो ये एक हेप्टासिटी की बात थी, नॉमेनक्लेचर में चूंकि इस तरीके की चीजें आ रही थी तो हमने बता दी। वैसे ये हेप्टासिटी एनसीईआरटी में कहीं मिला नहीं, मिला था होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक तो मिला था, लेकिन हेप्टासिटी नहीं। ये थोड़ा हार्ड की चीज है, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है, ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी हेप्टासिटी कितनी हो गई? नीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? हेप्टासिटी कितनी है? ये नीटा 4 सिस्टम है। जिसके पास लोन पेयर है वो सिग्मा डोनर कैसे बन पाएगा? क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है ना? अब इसके बाद हमारे एक मतलब ये हेप्टासिटी वाली चीज थी, मैंने कहा था कि आपको पढ़ा दें। अब नॉमेनक्लेचर में कोई समस्या नहीं होगी, पूरा नॉमेनक्लेचर अब आपका क्लियर होगा। ठीक, एक पार्ट आपका इसका फिनिश होगा। अब अपन जो है पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन। Theories of bonding in coordination compounds। एक तो वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी बोलती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड, लिख लो। According to the theory, in our complex compound, there are two types of valencies. There are two types of valencies. First one is primary valency.
जो मेटल कैटायन होता है, जो सेंट्रल मेटल कैटायन होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, उसकी दो तरीके की वैलेंसी होती है। उसकी पहली प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। वो सेटिस्फाई कौन करता है? प्राइमरी वैलेंसी का सेटिस्फाई जो करता है वो कौन करता है? जो बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले आयन होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो उसके लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? मतलब ब्लैंक सेटिस्फाई करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, it is satisfied by ionizable ions. It is satisfied by ionizable ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। जनरली जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि कई बार बताते हैं, उसका डबल होती है जनरली, ठीक है, हमेशा नहीं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। दीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, satisfied by ligands, and this is satisfied by ions, ionizable ions जो बाहर होते हैं कोऑर्डिनेशन। और इस तरीके से जो वर्बर थ्योरी है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने का एक प्रयास करती है, समझ आया? लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करती। तो इसके बाद फिर एक हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, भाई सबको इसी से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। इसकी डिटेल क्या करती है, इसकी डिटेल आप क्या करती है, इस वीडियो में क्या बताती है? और जब मैंने खाली बस इतना ही, बस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है अपना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं है जो वर्बर थ्योरी से दिखता है। जैसा अपन सोच रहे हैं बिल्कुल वर्बर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं, वहां पर हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इवन जो सेंट्रल मेटल कैटायन है उसका कभी-कभी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, उसके पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे नहीं एक्सप्लेन हो रही, वर्बर के हिसाब से बस ये सेटिस्फाई करता है, कहने से नहीं होता, तो उसको वीबीटी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। तो थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन वर्कआउट का नेक्स्ट आता है। सेकंड थ्योरी जो वर्बर हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके बाद हमारी जो सेकंड थ्योरी आती है, सेकंड थ्योरी क्या आती है? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी साफ साफ बोलती है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, या जो सेंट्रल मेटल आयन या जो स्पीशीज होता है लिगेंड के अंदर, ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर की तरह काम करता है, और जो लिगेंड है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है, ये लुईस बेस की तरह काम करता है। ligand as Lewis base
लिगेंड हमारा है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, और जो मेटल आयन है, मेटल आयन वो एज लुईस एसिड की तरह काम करता है। एज लुईस बेस, और इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्केल तैयार होता है। इस तरीके से हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्केल तैयार। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट बता दीजिए, VBT utilizes the concept of hybridization. VBT utilizes the concept of hybridization according to the vacant orbital present, vacant orbital provided, according to the vacant orbital provided by the metal ion to the ligand for bond formation. For bond formation, कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल मेटल आयन ने प्रोवाइड किए? VBT ये सब एक्सप्लेन करती है। इवन शेप और ज्योमेट्री भी VBT से ही डिसाइड होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की। The shape and geometry and also magnetic movement भी यही से डिसाइड। The shape and geometry and also the magnetic moment is decided by VBT। ये भी VBT से ही डिसाइड होती। अब कौन से फैक्टर है जो शेप, मैग्नेटिक मूवमेंट और इन सब चीजों को डिसाइड करते हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शेप, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप तो जानते हैं सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। जैसा कि हमने एनसीईआरटी में लिखा था कि वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमने बताया कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब ये हेलोजन फैमिली है, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो नेचर ऑफ लिगेंड पे बात डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स पे बात डिपेंड करती है कि भाई कितना नंबर है। लिगेंड पूरे अवेलेबल है भी कि नहीं है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे बात डिपेंड करती है कि आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है वो नेचर ऑफ मेटल पे बात डिपेंड करती है। भाई कौन सी मेटल है? अब मेटल का नेचर ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है वो कौन करेगा? बताओ मेटल कौन सा है, मेटल कौन सी है, नेचर क्या है उसका। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है?
अंडर रूट u into u plus 2 over bracket on u is the number of unpaired elements. अब नेचर ऑफ लिगेंड जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, याद है? एक नोट लगा के रखिए। लिगेंड्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। लिगेंड्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। On the basis of strength. On the basis of their strength, and a series is obtained, and a series is obtained and a series is obtained for their relative strength, which is known as spectrochemical series. Which is known as spectrochemical series. वैसे पहचानना हमें मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो सेकंड पीरियड से डिसाइड कर लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन और नाइट्रोजन कंटेन करने वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंटेन करने वाले वीक फील्ड लिगेंड। मतलब जिनकी डेंसिटी कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ से होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और जिनकी डेंसिटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरफ से होती है या फ्लोरीन नहीं होते हैं उनके, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जनरल रूल ये। बाकी इसको याद करने का मतलब एक तरीका है कि भाई I माइनस Br माइनस H2O3 2 माइनस हाइपो Cl माइनस और NO3 माइनस। इतना बुरा था कालू नाम नहीं मतलब थायोसल्फेट। इतना बुरा था कालू नाम या कालू नहीं। N3 माइनस H2 माइनस अल्फाइड और F माइनस। इतना बुरा था कालू नाम नहीं। अजीब सा एजाइड, अजीब सा H2 या अजीब सा H2 काफी याद हो गए। इतना बुरा था कालू राम नहीं, अजीब सा
फट्टू। चलो इतना बुरा था कालूराम भाई, अजीब सा। इसके आगे भी इधर मिश्रा प्यारे आए। पूरी याद होनी चाहिए क्या? बता देते एक आइडिया। इधर मिश्रा प्यारे आए, इधर ईडीटी है मिश्रा, मिथाइल साइनाइड CH3CN, मिश्रा मिथाइल साइनाइड प्यारे आए, आए से अमोनिया और प्यारे से पिरिडीन। पिरिडीन बना लो। इधर मिश्रा प्यारे आए, इधर मिश्रा प्यारे आए और इन्होंने भी ये हो गया एथाइलिन डाइमीन, जल्दी आएगा। और इन्होंने भी एथाइलिन डाइमीन, इन्होंने एथाइलिन डाइमीन, इन्होंने भी पिटाइल, इन्होंने भी पिटाइल भी पाई मिटाइल, इन्होंने भी पाई, ये हो गए पाई पिरिडीन। इन्होंने एडीटीए पाई पिरिडीन भी पिटाइल, इन्होंने भी पाई नीचे पिटाई। क्या पिरिडीन और पाई पिरिडीन में डिफरेंस है? नोट कर लो। नाइट्रेट, नाइट्राइट, और इन्होंने भी पाई नीचे पिटाई, सी पिटाई फॉल्स है ना, इन्होंने पाई नीचे। अब इसके बाद सीधे आता है साइनाइड और CO। इन्होंने भी पाए नीचे, नीचे साइनाइड। ये ऑर्डर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। जनरली कार्बन नाइट्रोजन जो होते हैं कंटेनिंग एलिमेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और जो ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इन जनरल। इन जनरल जो कार्बन नाइट्रोजन वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और जो ऑक्सीजन और क्लोरीन वाले होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन इसकी एक सीरीज है, आप इसको एक आइडिया की तरह ले सकते हैं कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वैसे कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि किसी ने मेरे से फरमाइश की थी कि साहब आप बता देना कैसे क्या बनेगा, तो हमने बना दिया। मैं इतना बुरा था कालूराम नहीं, अजीब सा फट्टू, है ना। और बस इतना तो यही हो गया। इधर मिश्रा प्यारे आए, इन्होंने भी पाई नीचे,
चाय नमकीन सन्नो को सन्नो चाय नमकीन चाय नमकीन सन्नो को सन्नो को दीदी ऑफिस गुजरात सन्नो को अरे इसका सही है इन्होंने पाई नीचे चाइना कॉफी चाइनीज कॉफी हाँ चलो ठीक इन्होंने भी पाई नीचे चाइनीज कॉफी चाइनीज को रख रहे हो चाइनीज से कंफ्यूज हो जाओ सीएन है ना चाइनीज साथ चाय चीनी कॉफी सीएन सीएन मतलब साइनो से आया तो ज्यादा अच्छा है सा से आया सा से नीचे सबकी कॉफी जरूर कॉफी हमने भी भाई नीचे सन संडे को सनराइज वाली कॉफी साइनाइड वाली कॉफी कुछ भी बना सकते हैं पर मतलब इतना बुरा था कालू राम नहीं अजीब सा पट्टू इधर मिश्रा नीचे इधर मिश्रा प्यारे नीचे हाँ इधर मिश्रा प्यारे आए इन्होंने भी पाए नीचे साइनाइड वाली कॉफी का याद आ गया? बस इतना याद करो और इधर मिश्रा प्यारे आए इन्होंने भी नीचे भाई पाए नीचे साइनाइड कॉफी ये तो सर आ गई लेकिन ये नहीं लिखा है भाई देखो इनोवेशन तो जब चार आदमी बैठते हैं ना तभी होता है Okay. इधर मिश्रा प्यारे आए इन्होंने भी नीचे हाँ इन्होंने भी साइलेंट है पाई वाइब्रेटिंग इन्होंने भी पाई नीचे साइनाइड वाली तो इस तरीके से आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो गया हालांकि इसका कोई बहुत सारा यूज है नहीं समझ इनका फायदा क्या है तो देखिए इनका फायदा ये है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो ट्राई करता है पेयर अप करने को किसको जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन सफल सीएन ऐसे कौन सफल हाँ विफल हो गए विफल कौन सफल विफल क्या अरे वाह तो ऐसे ही बनेगा ऐसे ही लोग केमिस्ट्री याद होगी नहीं तो केमिस्ट्री इतनी बड़ी है कोई मायका लगा के आगे नहीं कर सकता तो ऐसे ही याद होते कौन सफल विफल तो इसमें आप नोट लगा ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की हमने बात की है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर है एक तरीके से इसे मान लीजिए आप अब नोट लगा के लिखिएगा भाई इनका करेंगे क्या चार डालेंगे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड तो देखो इनका क्या करेंगे क्या वो समझ में नहीं आएगा वैसे इनको तो समझने का भाई ये तो एक फैक्ट वाली बात है सर पाइबिलिटी का प्रेडिक्शन में डिफरेंस है वो बता तो रहा हूं मुझे समझ नहीं आया भाई से देखा क्या है
पूछ रहा हूँ ऐसे में देख। क्या डिफरेंस होता है फैसिलिटी और ग्रेडिंग में? नहीं बताया सर। ये तो बड़ा अच्छा था। क्लासिकल नॉन क्लासिकल डोनेट भी करता है बाहर के लिए। बाहर से डोनेट करता है, बाहर से एक्सेप्ट भी करता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोग। यार चलो वो सब जब आएगा तब बल्क में शर्म आएगी। बाद में शर्म आएगी, लेकिन आएगी थोड़ी देर में। अभी आएगा लिगेंड आएगा तो मैं समझ रहा ठीक है। इसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिगेंड ट्राई टू पेयर अप SFL ligand try to pair up unpaired electron. Try to pair up unpaired electron. However, the weak field ligand. However, the weak field ligand cannot pair. Weak field ligand cannot pair the unpaired electron. सर इसका मिलेगा है? सफल है तो हर चीज एक साथ समेट कर रखा जाएगा। जो विफल होता है मतलब वो किसी को क्लब नहीं कर पाता है एक साथ ऐसे वो नहीं भी कर खेल पाता। देगा सारे बिखेर देंगे। अरे केमिस्ट्री मास्टर होगा अगले का साथ एनर्जी तो ही पढ़ाता। ठीक है, तो पेयर अप करना और पेयर अप नहीं करना से होता क्या है, उससे जो ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी डिसाइड होती है कौन अवेलेबल है कौन नहीं। दो मॉडल होते हैं, एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो उसमें आए उससे पहले जो वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन और शेप की एक टेबल होती है वो अपन बना लेते हैं। जो भी पेयर अप करेंगे नहीं करेंगे वो कैसे करेंगे क्या है, तो उसके लिए अपन लिख लेते हैं। लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। मतलब ये टेबल हमारे लिए जरूरी है। इससे पहले अगर अपन आगे बढ़े तो बगैर टेबल के पर नहीं बढ़ते। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो किसी का होता नहीं, दो होता है। सबसे पहले 2 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? सीधी सीधी बात है, वही है कि लगभग वैसी टेबल है। ज्योमेट्री इसकी मेटल, ये होगी, इधर एक लिगेंड होगा, इधर एक लिगेंड होगा, इनके बीच का मॉडल तो 180 डिग्री होगा और शेप क्या होगा? लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मेटल L L L जिस तरीके की ज्योमेट्री होगी। शेप होगा क्या? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब जैसे 4 है तो 4 में जो है हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी, लेकिन इसमें दो आते हैं। एक आता है sp3, मतलब इसके दो वेरिएंट आते हैं। एक होता है sp3 हाइब्रिड और एक होता है dsp। ये तब आता है जब एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और ये तब आता है जब केवल एक s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आता है dsp। साइराइड कार्बोनिल की प्रेजेंस में आता है। क्यों? क्योंकि वो पेयर अप कर देता है तो एक इनर ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल खाली हो जाता है ना। तो वो अभी अपन आगे देखेंगे। sp3 में तो हाइब्रिडाइजेशन एक s और 3p आ रहा है
और इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल आता है? एक्सियल ऑर्बिटल पहले आता है, dx² माइनस y² पहले आता है सबसे पहले। नोट लगा के चाहो लिख लेना, तो लिख लेना। अगर इसमें d आएगा तो dx² माइनस y², क्योंकि यहाँ पर जो है नॉन एक्सियल सेट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पहले आता है, क्योंकि वो जनरली बॉन्ड नहीं बनाता, पाई बॉन्ड बनाने में इनकेपेबल होता है, इसलिए जनरली वो पहले आता है। एक्सियल सेट आता है, पहले एक्सियल सेट आता है, उसमें भी dx² माइनस y² पहले देता है। वो भी आता है लेकिन वो इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही डी जाना है। जब दो डी जाएंगे तो दोनों में ऑप्शन होगा, अगर दोनों में ऑप्शन होगा तो उसमें अलग अलग ज्योमेट्री नहीं आएगी, अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पर sp2 है, sp3 है, sp3 का आता है टेट्राहेड्रल, क्या आता है? टेट्राहेड्रल। उसी तरीके से अगर मान लिया जाए फिर टेट्राहेड्रल है sp3 का। और अगर dsp2 होता है तो dsp2 कब आएगा? हाँ, स्क्वायर प्लेन, चारों इसी प्लेन में हो, और ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये तो हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, और ये हमारा हो गया स्क्वायर। कुछ मत करो, हार्ट स्ट्रोक पेट वाले में यही आता है। NiCO4 की यूनिट क्या होती है? NiCO4 मतलब अपन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने, देखिए समझने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हमें जितना सीखना है वो पार्ट बहुत कम है। जितने से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे वो पार्ट बहुत कम है, लेकिन शीट भी के जो क्वेश्चन होते हैं, लोग चूंकि महीनों पढ़ाते हैं इसको कोऑर्डिनेशन में, तो इसमें उसी के हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं। आप आईटी में इतने क्वेश्चन है, आप देखना आईटी के क्वेश्चन बहुत आराम से होते हैं जितना अपन पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, लेकिन अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे, कुछ नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ छोड़ते नहीं है। जब एक बार पढ़ाना शुरू किया तो फिर पूरा पढ़ो, अब कोई दिक्कत नहीं। एक आध दिन 2-3 घंटे क्लास बुला लेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं, अब तो पूरा ही पढ़ना है। ऐसा कर लेंगे, अल्टरनेट कर लेंगे, एक दिन ये चला देंगे, एक दिन बायोमोलिक्यूल चला देंगे। नहीं सर, एक साथ ही कंप्लीट करना है, इसमें दिमाग चल रहा है, एक साथ ही कंप्लीट। वही तो खत्म करना है बायोमोलिक्यूल। सर एक पहले तो करके जल्दी हो जाएगा, वो करना अरे ठीक है, आगे देख लें। 4 तक हो गया, 5 तक। अब अगर देखिए 5 आता है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 5 वैसे होता नहीं है, 5 किसी का नहीं होता, लेकिन अगर कभी आ गया तो फिर क्या करोगे? आ गया तो उसमें अब हमारी एक होती है sp3 dx² माइनस y², और एक आता है sp3 dz²। जो x² माइनस y² होता है, इसका जो ज्योमेट्री होती है m, वो 1 2 3 4 4 इसमें राउंड है। लिगेंड आईआईटी एक्चुअली में खाली वही चीज पूछती है जो किसी ने कभी ध्यान ना दिया, नहीं होता तो क्या होगा पूछ दिया, अगर ये होता है तो बताओ क्या होगा। मैं ऐसा कॉलम दे दिया ना, इसमें एक तरफ हाइब्रिडाइजेशन लिखी, दूसरी तरफ ज्योमेट्री बना दी, कहते मैच करो। एग्जांपल दे दिए, मैच करवा लिया, क्या करोगे? इसलिए लिखो एक लिगेंड ऊपर होता है तो इसको वो बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडिकल। स्क्वायर पिरामिडिकल, हाँ लेन के परपेंडिकुलर। और एक आएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल, ये जो z स्क्वायर वाला आएगा, ये क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल। और आपके जो ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए पता है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
देखो इस तरीके से बन जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल TVP। और इसके बाद 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी आता है। और में 2 है, 6 में हमेशा शेप तो ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता है। शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल आएगा। और इसमें जो है sp3d2 या d2sp3 ऑर्बिटल होते हैं dx² माइनस y² एंड dz²। बस यही 2 ऑर्बिटल जो है आप आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक। DSP3 नहीं होगा, sp3 DSP3 तो सेम बात होती है कि D2 और D2 थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, आगे से क्लियर हो जाएगा। तो होता है ना DSP2 होगा पहले वाले का D, पहले वाले शरीर का D। बताओ इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपने ऑब्लिक लगा रखा है। ऑब्लिक का मतलब d2sp3 या sp3d2 दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है हमेशा। ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो आप बना लो लिगेंड 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 लिगेंड। यही दो ऑर्बिटल्स में पहली चीज। इसके बाद देखो इसके आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। उनकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है, हाई स्पिन लो स्पिन क्या होता है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले डी ब्लॉक आपको याद होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए, दिमाग में एकदम बिल्कुल छापा होना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो जैसे हमने हाँ जैसे मतलब ये आपको बताया dx और dz और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक 2 d आते हैं। अगर मान लीजिए 7 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, मान लीजिए होता नहीं है ना, तो मान लेते हैं 6 ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कैसे बोलोगे एक मेटल 6 से ज्यादा बॉन्ड कैसे बना सकती है? उसके वैलेंस के ऑर्बिटल में होता है ना सर, 8 होता है ना, मॉलिक्यूलर जो 8 बना हुआ है MoCO4 वो 8। अरे वो अलग होता है। पाई बॉन्ड से तो आपसे तो पता है। सर ठीक है सर, छोड़ो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में sp3d3 होता है, तो 3 d होते हैं, तो 3 d कौन से होते हैं? पहले 2 एक्सियल सेट आएंगे और एक और फिर एक कोई नॉन एक्सियल सेट आएगा। नॉन एक्सियल सेट एक्चुअली तो पाई बॉन्ड में मूव होते हैं, इसलिए वो पहले नहीं आते। तो dxy मतलब हाँ कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू जिस भी एनवायरनमेंट में जहाँ पे लिगेंड अवेलेबल है उसकी तरफ कोई भी आ सकता है। समझ आया नहीं? एक्सियल सेट पहले आते हैं बड़े शरीर में, क्योंकि वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। डाउट आने नहीं चाहिए, डाउट की तो दवाई जानकारी है, जानकारी बचाओ। जितना आपको जानकारी दो कितना फालतू लिखवा रखा है। ऐसा है वो सब बंद कर दो अंदर से फटाफट। 5 में सर D4S भी लिखवा रखा है। अरे तो वो सब बंद कर दो, ये सब बंद कर लो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, मस्त रहो। कोऑर्डिनेशन पढ़ने आया, रिसर्च करने आया, पढ़ने आया पढ़ो, मस्त रहो। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से ज्ञान। ये बहुत सही था। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से ज्ञान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इग्नोर के बता दीजिए। इन्होंने क्या कहा नीचे है कि लाइन चॉइस। ए सुन तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या जर्रा नवा